एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एसुन अपने कपड़े को उठा रही होती है क्योंकि बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रही होती है। वो अपने सभी कपड़े को उठाकर घर के अंदर आ जाती है। तभी उसका छोटा बेटा खाना खाने के बीच में ही उठकर टॉफी खाने के लिए उठ जाता है और घर पर रखे टॉफी की बोतल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोतल ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिस पर एसुन उस पर चिल्ला देती है। एसुन के चिल्लाने पर उसका छोटा बेटा रोने लग जाता है और वो उसे हग करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर गोम्योंग की दोस्त आकर एसुन से कहती है, आंटी गोम्योंग का एक्सीडेंट हो गया है। तभी वो वहाँ से दौड़ते हुए गोम्योंग को देखने के लिए बाहर जाती है। तभी उसके पीछे पीछे उनके दोनों बेटे भी घर से ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। एसुन और गोम्योंग घर आकर देखते हैं तो उनके दोनों बेटे घर पर दिखाई नहीं देते। तभी वो अपने पड़ोस वाली आंटी से पूछती है, क्या आपको पता है मेरे बेटे कहाँ है? तभी वो आंटी कहती है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो सोई हुई थी। यह सुनते ही गोम्योंग और एसुन शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आंटी के साथ उनका एक बेटा आता है जो कि समंदर के किनारे गया हुआ था। उसे देखकर एसुन को थोड़ा सा अच्छा फील तो होता है, लेकिन उनका छोटा बेटा अभी भी घर नहीं आया होता। तभी वो अपने बेटे से पूछती है कि छोटा बेटा कहाँ पर है, जिसे वो जवाब देता है, वो तो घर पर ही था। ये सुनकर एसुन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एसुन और उसके सभी साथी उनके छोटे बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी उनके बेटे का कुछ पता नहीं चलता। आखिर में उसे एक आंटी बताती है कि उनके छोटे बेटे की मौत हो चुकी है, जिसे देखकर एसुन और उसके गांव वाले काफी रोने लगते हैं। एसुन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका छोटा बेटा मर गया है और उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर ग्वानसिक भी आ जाता है और अपने मरे हुए बेटे को देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां हम एसुन को देखते हैं जो अपने मरे हुए बच्चों को याद करके काफी ज्यादा रो रही होती है। वो अपने बच्चों को याद करती है और सोचती है कि उसे लास्ट टाइम गले लगा लेती, और यह सोच सोचकर और भी ज्यादा रोने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। ग्वानसिक की माँ एसुन से कहती है, बेटा तुम्हारे और दो बच्चे हैं, उनको संभालो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी एसुन को अपनी माँ की बातें याद आने लगती है और वो अपनी माँ की कही हुई सभी बातों को याद करती है और अपने अंदर हिम्मत भरकर उठती है। उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि गोताखोर की जिंदगी आसान नहीं होती है बेटा। उसकी माँ ने जिंदगी से कभी हार नहीं माना, इसलिए वो एसुन को भी यही सिखाई है कि अपनी जिंदगी से कभी हार मत मानना। वो उठकर घर के बाहर आती है तो वो देखती है उसका छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ कुछ बैठकर खाना बना रहा होता है। तभी वो उनके साथ जाकर बैठती है और वो अपने बेटे से पूछती है, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? तुम जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करोगे क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाई? तभी एसुन का बेटा जवाब देते हुए कहता है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप मुझसे नाराज हो। तभी तुरंत से एसुन उसके गला लगा लेती है और वो दोनों काफी रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर गोम्योंग भी आ जाती है और अपने साथ टोकरे में कुछ लेकर आई हुई होती है। यहाँ अंदर रूम में ग्वानसिक उसके आंसर शीट देख रहे होते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसकी बेटी ने अपने पापा को इस बारे में नहीं बताया था। अपने छोटे भाई की मौत के गुनहगार गोम्योंग खुद को मानती थी। वो कहती है कि अगर मैं उस दिन तूफान में साइकिल चलाने नहीं जाती तो आज मेरा छोटा भाई हमारे साथ होता। यह सुनकर ग्वानसिक और गोम्योंग दोनों रोने लगते हैं। तब ग्वानसिक और एसुन को पता चलता है कि छोटे भाई के खोने का गम इन दोनों बच्चों को भी है। अगले सीन पर हम देखते हैं ग्वानसिक पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया होता है, जिस वजह से आज वो हिम्मत जुटाकर खाना खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और वो अपने पापा से पूछता है, पापा आज आप क्या पकड़ोगे? ग्वानसिक जवाब देते हुए कहता है, आज मैं एक स्पेशल तरीके की मछली पकड़ूंगा और तो मैं उसे मार्केट में नहीं बेचूंगा, बल्कि उसे आज मैं घर लेकर आऊंगा। आज हम लोग सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एसुन और ग्वानसिक समंदर किनारे अपनी दुकान को बंद कर रहे होते हैं। तभी ग्वानसिक कहता है, आज तो काफी सारी मछलियाँ और सेपियाँ थी, फिर तो आज अच्छी कमाई हुई होंगी। वो यह भी कहता है कि उन पैसों से वो अपनी बेटी के लिए एक नया बैग ले लेंगे। यह सुनकर एसुन थोड़ी चिढ़ जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। ग्वानसिक और एसुन चलते चलते समंदर के किनारे आ जाते हैं। तभी एसुन ग्वानसिक से कहती है, मैं समंदर से कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती क्योंकि इस समंदर ने उसके पेरेंट्स को और उसके बच्चे को मार दिया है, लेकिन मुझे मजबूरन इस समंदर की मदद लेनी पड़ रही है। तभी ग्वानसिक एसुन से कहता है, हम ऐसे कब तक रोते रहेंगे? अगर ऐसे ही दिन चलता रहा तो हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। हमें खुद को संभालना होगा, तभी तो हम अपने बच्चों को संभाल पाएंगे। तभी एसुन अपने मरे हुए छोटे बेटे को याद करती है और ग्वानसिक से कहती है,
अगर मैं उस दिन बाहर नहीं गई होती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। इस पर ग्वानसेक उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, अगर दोस्त देना ही है तो समुंदर को और कायनात को दो जिसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। उस इंसिडेंट में हमारे किसी भी फैमिली मेंबर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तब हमें पता चलता है कि ग्वानसेक मन ही मन किसी न किसी एक को तो दोषी मान ही रहा होता है और वह अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है 30 साल बाद का, जहां ग्वानसेक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तब एसन को पता चलता है कि इतने सालों तक ग्वानसेक खुद को ही अपने छोटे बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता था। अगले सीन में हम देखते हैं ग्वानसेक एक फॉर्म में अपने मरे हुए बेटे के बारे में लिख रहा होता है। लिखते लिखते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पर वो रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एसन कपड़े सुखा रही होती है। इसके बाद एसन किचन में अपने बेटे के लिए खाना बनाने जाती है, जहाँ एसन देखती है किचन में बहुत सारे खाने का सामान रखा होता है जिसे उसके मकान मालिक और उसके आंटियों ने रखा होता है, क्योंकि जब एसन का छोटा बेटा मर जाता है तब एसन और ग्वानसेक सिर्फ दोनों ही अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं, जिस वजह से एसन और ग्वानसेक अपने दोनों बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तब के गाँव वाले ने उन बच्चों का ध्यान रखा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ दादाजी एसन को अंडे देने जा रहे होते हैं। तभी उनकी वाइफ कहती है, ऐसे मत जाओ, उन्हें लगेगा कि तुम उन पर तरस खा रहे हो। जिस पर दादाजी कहते हैं, ये मुर्गियों के पहले अंडे हैं, इसलिए मैं ये अंडे उन्हें दे रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब एसन दादी जी से चावल मांग रही होती हैं। तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और एसन से कहते हैं, हमारे खुद के खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से देंगे। तब एसन कहती है कि आप ही हो ना वो चावल देने वाले, मुझे पता है आप ही चुपके से रात में चावल की बर्नी में हमारे खाने के लिए चावल भरते हो। मैं जब भी सुबह चावल निकालने जाती हूँ तो हर सुबह चावल थोड़े से बढ़ जाते हैं। वो कोई जादू की भरनी नहीं है और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। तब दादाजी कहते हैं, ऐसे मेरी पत्नी ने जानबूझकर किया है, अगर ये तुम्हें डायरेक्ट चावल देती तो तुम लेने से मना कर देती, इसलिए इसने चुपके से चावल तुम्हारी बर्नी में रख दिया, क्योंकि कोई भी इंसान एक प्रेग्नेंट लड़की को भूखा नहीं देख सकता। अब सीन शिफ्ट होता है जहां एसन की सौतेली माँ घर छोड़कर जा रही होती हैं। तभी वो रास्ते में एसन के मकान मालिक यानी दादाजी से मिलने आई होती हैं और वो एसन के 3 महीने का किराया दे देती हैं। यह देखकर एसन के पापा और उसके सौतेली माँ के बीच में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। एसन की सौतेली माँ उसके पापा से कहती है, तुम्हें एसन के कॉलेज के पैसे दे देने चाहिए थे। तभी इसका जवाब देते हुए एसन के पापा कहते हैं, हाँ, अब मैं उसके कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे दे दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे लोन लेने की नौबत पड़ जाए तो मैं लोन ले लूंगा और एसन की कॉलेज की फीस भर दूंगा। एसन की सौतेली माँ अपने पति को काफी टोंट मारती है और अपने पति से कहती है, तुमने एसन को पत्ता गोभी का खेत तो दिए, लेकिन वो असल में खेत नहीं पत्थर से भरा हुआ खेत था। बेचारी उस लड़की ने अपने छोटे छोटे हाथों से ग्वानसेक के साथ जोते हैं और पत्ता गोभी उगाए हैं, और तुमने आज तक एसन के लिए किया ही क्या है। अगर मैं एसन के लिए 3 महीने का 10,000 वॉन दे भी दिए तो क्या, इतना में एहसान मुक्त तो नहीं हो जाएंगे ना हम लोग, क्योंकि एसन की जिंदगी हम दोनों के शादी के बाद ही खराब हुई है। अब प्रेजेंट डेज का सीन दिखाया जाता है जहां एसन घर के बाहर अपनी बेटी गोम्योंग की बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं और तभी वहां पर गोम्योंग भागते हुए आती हैं और अपनी मम्मी को बताती हैं कि उसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। यह सुनकर एसन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एसन का भी बचपन में सपना था कि वह भी कॉलेज की पढ़ाई करे, पर उसके घर वाले और बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से वो नहीं कर पाई थी। सीन शिफ्ट होता है कॉलेज इवेंट में जहां एसन गोम्योंग को चिल्लाते हुए बुला रही होती है। तभी वहां पर एक औरत कहती है, आपकी बेटी का नाम भी गोम्योंग है, मेरे हस्बैंड का नाम भी गोम्योंग है। इसके बाद ग्वानसेक एसन और गोम्योंग को फोटोशूट के लिए बुलाता है, जिस पर उस औरत का बेटा कहता है, लाइए मैं आपकी फोटो खींच देता हूँ। इसके बाद वो उन तीनों की फोटो खींचता है। तभी वो वहाँ पर कैमरा को गोम्योंग पर फोकस करता है, जिसे देखकर ग्वानसेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीन शिफ्ट होता है एसन के घर पर जहाँ ग्वानसेक उन फोटोज को देखकर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, हम तीनों का फोटो लेने को कहा था और उस बेशरम ने सिर्फ गोम्योंग का ही फोटो लिया है। जिस पर एसन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों बुसान गए होंगे। इस पर ग्वानसेक कहता है, आखिर वो दोनों बुसान क्यों जाएंगे। तब एसन कहती है, तुम किसी और की बेटी को लेकर जा सकते हो, पर तुम्हारी बेटी किसी और के साथ नहीं जा सकती। तुम तो अभी से उसकी इतना चिंता कर रहे हो, जब उसकी शादी हो जाएगी तब क्या करोगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गोम्योंग उसी लड़के के साथ बैठी होती है जो कॉलेज इवेंट में उस टाइम पर मिला हुआ था। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों तो रिलेशनशिप पर होते हैं। अगले सीन पर देखते हैं ओल्ड एज एसन और ग्वानसेक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात करते हुए
चल रहे होते हैं। तभी ऐसन ग्वानसिक से कहती है, क्या हम अपना पत्ता गोभी का खेत बेच दें? तब ग्वानसिक कहते हैं, नहीं नहीं, हम उसे नहीं बेच सकते। अगर तुम सब कुछ बेच दोगे तो आखिर में तुम्हारा क्या ही बचेगा। यह सुनकर ऐसन कहती है, आपको अपनी बेटी से ज्यादा तो आपको अपनी बीवी पर प्यार है। ऐसन अपने पुराने दिनों को याद करती है और काफी बेटर फील करती है। वो अपने फर्स्ट नाइट, पहला घर, पहला नाव और पहले बच्चा, इन सब को याद करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।